बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स के बारे में आपको समझाया और उसमें जो हमने टॉपिक लिया था वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने आपको बताया किस तरह से वो इस्टेब्लिश हुई, कब हुई, कितने देशों का वो संगठन है, उसकी इकोनॉमी किस तरह से, उसकी मिलिट्री पावर कैसी है और किस तरह से वो दूसरे देशों के साथ अपना डील करती है, उनकी किस तरह की पॉलिसी है। वो सारी बातों के बारे में हमने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन जो टू सुपर पावर थे बिफोर द कोल्ड वार या बिफोर द कोल्ड वार के बारे में ही है। कोल्ड वार के दौरान जो सुपर पावर थी वो अमेरिका और सोवियत यूनियन ही थे। उसको टक्कर देने के लिए यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया था, ताकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी सदस्य देश है वो अमेरिका या सोवियत यूनियन की पॉलिसी के अंडर में काम न करें। इसलिए उनको उनके इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया था, ताकि उनका आर्थिक विकास कर सके उन देशों का जो यूरोपियन यूनियन के अंदर सदस्य देश थे। आज हम एशियान के बारे में बातें करेंगे कि एशियान क्या है, क्यों बनाया गया, ये एशियान में कितने सदस्य हैं, किन देशों के द्वारा ये स्थापित किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फ्लैग किस तरह का है, और उसके बाद हम चाइना के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज एशियान। ये एशियान क्या है? तो एशियान इज एन एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न एशियन नेशंस। एशियान ईस्टर्न एशियन नेशन जो पूर्व के एशियाई देशों का एक संगठन है। एशियान इज एन एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न एशियन नेशन। ईस्टर्न एशियन जो नेशन है उसका एक संगठन है ये एशियान। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1967। इसकी स्थापना, एशियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ये एसोसिएशन उन देशों का संगठन है और ये 1967 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया था एशियान को। इन एशिया टू इंक्रीज यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। अब आपको हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और के बारे में बताया था। फर्स्ट वर्ल्ड के देश वो थे जो अमेरिका के गुट में शामिल थे। सेकंड वर्ल्ड के वो देश थे जो सोवियत यूनियन के गठबंधन में शामिल थे। और जो देश न तो अमेरिका के साथ थे और न ही सोवियत यूनियन के साथ थे, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, उन देशों को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना गया था। तो इस तीसरी दुनिया के जो देश है उन देशों के अंदर आपस में सहयोग और एकता बनी रहे, उस एकता और सहयोग को बढ़ाने के लिए एशिया के अंदर इस एशियान नामक संगठन की स्थापना 1967 में की गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एशियान का जो मुख्य उद्देश्य था, एशियान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि को तेज करना। एशियान देशों के जो सदस्य देश है उनके अंदर आर्थिक वृद्धि करना और उनकी आर्थिक प्रगति को तेज करना। देयर आर एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स कंट्रीज। इस समय एशियान के अंदर कुल 10 सदस्य देश है। इस समय एशियान के अंदर कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। ओनली 5 कंट्रीज वर इंक्लूडेड एट टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। जब एशियान की स्थापना की गई थी तो उस समय इसके जो संस्थापक जो सदस्य देश थे वो केवल 5 थे। अब कौन कौन से सदस्य देश थे जो इसके संस्थापक थे और बाद में इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए उसके बारे में हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो फॉलोइंग कंट्रीज वर देयर एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जब एशियान की स्थापना हुई उस समय इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो केवल 5 थे। उनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ये 5 वो देश है जिन्होंने एशियान की स्थापना 1967 के अंदर की थी। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ये फाउंडर कंट्रीज ऑफ एशियन कहलाते हैं इन द लेटर ईयर। लेकिन उसके बाद के वर्षों में फॉलोइंग वर एडिड, उसके अंदर और देश शामिल हो गए। एशियान के अंदर छठा देश ब्रुनई,
7वां वियतनाम, 8वां लाओस, 9वां म्यांमार और 10वां कंबोडिया। ये 5 देश और शामिल हो गए। इस तरह से एशियान देशों की कुल संख्या 10 हो गई, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 एशियान के सदस्य है ये देश। आगे हम आपको बता रहे हैं कि एशियान का झंडा किस तरह का है। जिस तरह से हमने आपको यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में बताया था, उसी तरह से एशियन का भी अपना एक झंडा है। तो इन द एशियन फ्लैग द 10 स्टॉक ऑफ पैडी। अब देखिए इसमें 10 धान के बाली, जो बाली होते धान स्टॉक्स होते हैं पैडी के, राइस के, उसको दिखाए गए, रिप्रेजेंट्स द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ये 10 जो राइस या पैडी की जो स्टॉक्स दिखाए गए हैं, जो बाली दिखाई गई है, वो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। जो ये 10 देश हैं, इन 10 देशों को रिप्रेजेंट करती है। बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, जो उनको एकता में और मित्रता के रूप में बांधे रखती है। द सर्किल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ एशियन। और जो 10 बाड़े के ऊपर जो सर्किल दिया गया है, वो इन एशियन के देशों के अंदर एकता को प्रदर्शित करता है। यूनिटी ऑफ एशियन, उनकी यूनिटी को दिखाता है। अब आगे हम बताएंगे कि चाइना के बारे में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इकोनॉमी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना बिफोर 1978 एंड आफ्टर 1978। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि चाइना ने 1978 से पहले और 1978 के बाद चाइना की आर्थिक जो नीतियां थी उसमें किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह के बदलाव आए, या दोनों में क्या अंतर था। अब 1978 से पहले जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो दुनिया से एकदम अलग थलग थे। वो दुनिया को किसी आइडिया के बारे में आपस में शेयर नहीं करते थे, ना इकोनॉमी को शेयर करते थे, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते थे। उनकी वो केवल अपने देश के बारे में सोचते थे, किसी दूसरे देशों में वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर 1978 कम्युनिस्ट जो लीडर था डेंग जिनपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्टेड किया और फिर खुले द्वार की नीति उन्होंने लागू की गई। चाइना के अंदर रिफॉर्म्स किए गए, दूसरे देशों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या व्यापारिक गतिविधियां उन्होंने शुरू की गई। तो उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएंगे। बिफोर 1978 चाइना की जो इकोनॉमी पॉलिसी थी, कंट्रोल इकोनॉमी थी, वो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। वहां के जो लीडर्स थे, कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब है केवल कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर नियंत्रण था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उनके नियंत्रण में चलती थी। दूसरा, नेजेबल फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बिफोर 1978 चाइना विश्व व्यापार में उसका फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में ना के बराबर उसकी हिस्सेदारी थी और वो ना के बराबर ही वो इन्वेस्ट करता था। लेकिन आफ्टर 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना बाय ओपन डोर पॉलिसी, 1978 के बाद डेंग जिनपिंग ने आर्थिक सुधार किया और उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को लागू किया गया। उस ओपन डोर पॉलिसी के कारण चाइना ने दूसरे देशों में बहुत ज्यादा हाई फॉरेन ट्रेड किया एंड इन्वेस्टमेंट किया। 1978 के बाद चाइना विश्व के साथ कॉन्टैक्ट में आया और उन्होंने दूसरे देशों के अंदर बहुत ज्यादा विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट लागू किया। आगे हम आपको बताएंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप बेटर कैसे हो गए, भारत और चाइना के संबंध खराब कैसे हुए। जैसा कि हाल ही में आपको पता है कि भारत और चाइना का बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इसी में थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 20 भारतीय सैनिक बॉर्डर पर मारे गए थे, उसी तरह चाइना के भी सैनिक मारे गए थे। तो इस तरह से जो सीमा विवाद है भारत और चाइना के बीच में अक्सर चला आ रहा है। चाइना ने हमारे बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो और भी आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, इसलिए हमारे देश के सैनिकों ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस तरह से भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है, उस कारण से भारत और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा खराब होते आ रहे हैं। इसी तरह से भारत और चाइना के संबंध पहले भी खराब हुए हैं, आज भी भारत और चाइना के संबंध खराब हो रहे हैं सीमा विवाद के कारण। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत और चाइना के संबंध पहले भी खराब कैसे हुए। तो आफ्टर चाइना अटैक तिब्बत, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, अटैक किया, हमला किया,
दलाई लामा अबोर्ड एंड केम इंडिया, दलाई लामा भागकर भारत में आ गए, भारत में उसने अपनी शरण ले ली। जब चाइना ने तिब्बत पर हमला किया तो दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर उसने भारत में शरण ले ली, भारत में भागकर आ गया। दिस लीड टू एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, इस कारण से दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा संबंध खराब हो गए और शत्रुता उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। तो दिस लीड टू एनिमिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज, इस कारण से दोनों देशों के अंदर बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई। इन 1950 आफ्टर द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, 1950 के अंदर फिर चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया, उस पर हमला किया। स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख वर सोन ए पार्ट ऑफ चाइनीज रीजन। अब भारत और चाइना के बीच में एक लाइन खींची गई जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चाइना ने हमेशा मैकमोहन रेखा का अतिक्रमण किया है और मैकमोहन रेखा के दक्षिण में जो स्थित हमारे प्रदेश है नेफा, जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते थे, और लद्दाख है। चाइना हमेशा अपने मैप के अंदर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, इस कारण से उन्होंने उस हिस्से को अपने मैप में दर्शाना शुरू कर दिया। तो इन 1950 आफ्टर द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया, स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख वर सोन ए पार्ट ऑफ चाइनीज रीजन, तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1962, इसके कारण से 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद शुरू हो गया और कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स, दो आपस में इस क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में समझ रहे थे, इस कारण से भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद शुरू हुआ। प्रिंसिपली अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, किसको लेकर? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर भारत और चाइना के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है और इन दोनों के बीच में 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वर दस डाउनग्रेड, इस कारण से भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए और इसी कारण से आज तक भी भारत और चाइना के संबंध सीमा विवाद को लेकर अक्सर खराब रहते हैं और ऐसे ही पहले भी रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसको अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।